दोस्तों नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह यादव, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र इन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, यानी कि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से अपना इनकम का इंश्योरेंस किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की सब्जेक्ट को शुरू करता हूँ मैं। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन कि सर आपके घर का महीने का खर्चा कितना? आपने बोला 25,000 रुपये महीने का। सर अगर एक साल के लिए आप घर से बाहर जाते हैं तो कितने रुपए आप अपनी वाइफ के हाथ में घर खर्च के तौर पर देकर जाएंगे? अगर महीने का 25,000 रुपये है तो साल का कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया। अगर 2 साल के लिए आप घर से बाहर जाते हैं तो कितने रुपए आप अपनी वाइफ के हाथ में घर खर्च के तौर पर देके जाएंगे? 6 लाख रुपया। तो सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना? सपोज दैट 5 लाख रुपए का आपका लाइफ इंश्योरेंस है। तो आप सोचो सर ज़रा, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? भगवान ना करे कल सुबह आपकी आंख न खुले, आपकी वाइफ को कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपया। तो ज़रा सोचिए सर, एक साल के लिए 3 लाख रुपया, 2 साल के लिए 6 लाख रुपया और ज़िंदगी भर के लिए 5 लाख रुपया। तो सर ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपकी वाइफ को कितने पैसे देने हैं आपने? जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो कई बार मुझे कस्टमर बोलते हैं कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी पर्याप्त है। मेरा उनसे क्वेश्चन रहता है कि सर मैं 5 लाख रुपया आपको देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना, आप ज़िंदगी भर जो भी कमाओगे सारा पैसा मेरा, मतलब यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, आप जो भी पैसा कमाओगे सारा पैसा मेरा। तो सर 5 लाख रुपए में आपको पूरी ज़िंदगी निकालनी है। क्या आप 5 लाख रुपए में पूरी ज़िंदगी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो सर ज़रा सोचो, आपकी एब्सेंस में आपकी वाइफ 5 लाख रुपए पूरी ज़िंदगी कैसे निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी सर। सर आपका घर का खर्चा कितना? 25,000 रुपया। आपकी एब्सेंस में आपके परिवार को घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? 25,000 रुपये महीना। और मुझे पक्का मालूम है सर कि आपने आपकी एब्सेंस में घर चलाने के लिए पूरी व्यवस्था करके रखी है। सर जिसकी इनकम और एक्सपेंस में ज़्यादा गैप नहीं है वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं। किसी व्यक्ति की महीने इनकम 50,000 रुपया और महीने का जो उसका खर्चा है वो है 40,000 रुपया। मेरी डेफिनेशन में ये इंसान मिडिल क्लास में आता है, क्योंकि गैप ज़्यादा नहीं है। जिसकी इनकम और एक्सपेंस में लंबा चौड़ा फासला होता है वो लोग रिच क्लास में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपया कमाता है और किसी व्यक्ति की महीने इनकम 1.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया महीने इनकम वाला व्यक्ति लेविश लाइफस्टाइल को जीता है। सैटरडे संडे बाहर घूमने जाना, क्लब में जाना, क्रेडिट कार्ड पे जीना, ये इंसान कमाता 1.5 लाख रुपये है और इस व्यक्ति का जो आउटगोइंग है, जो एक्सपेंस है, वो 1,30,000 रुपये है। मेरी डेफिनेशन में इंसान मिडिल क्लास में आता है, क्योंकि गैप ज़्यादा नहीं है। और जिसकी इनकम और एक्सपेंस में लंबा चौड़ा फासला होता है, गैप होता है, वो लोग रिच क्लास में आते हैं। अगर कोई इंसान 1 लाख रुपये महीना कमाता है, सोच समझ के खर्चे करता है, कोई फालतू उसके एक्सपेंस नहीं है, मेरी डेफिनेशन में इंसान रिच क्लास में आता है, क्योंकि ज़्यादा इसके एक्सपेंस नहीं है और गैप लंबा चौड़ा है। और ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बहुत सारे बैंक डिपॉजिट्स होंगे, म्यूचुअल फंड्स होंगे, SIPs होंगे, क्योंकि गैप ज़्यादा है। सर आपका घर का महीने खर्चा कितना है? 25,000 रुपया। और आपकी मंथली इनकम कितनी है? 2.5 लाख रुपया। और मुझे पक्का मालूम है सर कि आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों ने आपकी एब्सेंस में घर चलाने की पूरी व्यवस्था करके रखी है, क्योंकि आप जैसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं या रिच क्लास जो लोग होते हैं, उनकी 2 तरह की इनकम होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। और मिडिल क्लास आदमी के पास सिर्फ एक प्रकार की इनकम होती है और वो होती है 8-10 घंटे काम करो और पगार लेके जाओ। सर आपके घर का महीने खर्चा कितना? 25,000 रुपया। और आपकी मंथली इनकम कितनी है? 2.5 लाख रुपया।
सर आपकी एब्सेंस में आपके घर को चलाने के लिए आपकी वाइफ को कितना पैसा चाहिए? 25,000 रुपया। और मुझे पक्का मालूम है सर, आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों ने आपकी एब्सेंस में घर चलाने की पूरी व्यवस्था करके रखी है, क्योंकि आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों की दो तरह की इनकम होती है और मिडिल क्लास आदमी की एक ही प्रकार की इनकम होती है। 8 से 10 घंटे काम करो और अपनी पगार लेके जाओ। आप जैसे रिच क्लास लोगों की दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम किसे कहते हैं? जैसे आज आप काम कर रहे हो, आज आप बिजनेस चला रहे हो, आज आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आज आप इनकम जनरेट कर रहे हो। कौन सी? एक्टिव इनकम, जिसमें आपका प्रेजेंस रहना ज़रूरी है। अगर इस व्यक्ति का यहाँ से ये प्रेजेंस हट जाता है तो ये 2.5 लाख रुपये महीना जो आपकी एक्टिव इनकम है ये आपकी एब्सेंस में आना बंद हो जाएगी। इसीलिए इसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। पैसों का इंपॉर्टेंस तो है ना सर आपको। दूसरी इनकम कौन सी होती है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की 4 कैटेगरी होती है। एक होती है इंटरेस्ट इनकम, जैसे आपने बैंक में पैसा रख दिया, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया या किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया। दूसरी तरह की जो इनकम होती है वो रेंटल इनकम, मकान, दुकान, शॉपिंग मॉल्स जो हैं उसको रेंट पे दे देना। और तीसरे प्रकार की जो इनकम होती है उसे बोला जाता है डिविडेंड इनकम, विभिन्न कंपनीज के शेयर परचेज कर लेना। और नंबर 4 जो इनकम होती है रॉयल्टी इनकम, इसमें ऑथर, इसके अलावा आर्टिस्ट, इसके अलावा आपके एक्टर्स, साइंटिस्ट, राइटर्स, यानी ये जो 4 कैटेगरी जो इनकम है इनको पैसिव इनकम कहा जाता है, क्योंकि इनको इनकम जनरेशन टू जनरेशन आती है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 1 करोड़ की एफडी बना ली, जीते जी बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, मेरे बाद मेरी वाइफ को और उसके बाद मेरे बच्चों को बैंक इंटरेस्ट देता रहेगा विद द कैपिटल ऑफ 1 करोड़। जब तक दुकान, मकान, शॉपिंग मॉल मेरा, मुझे रेंट आता रहेगा, मेरे बाद मेरी वाइफ को और उसके बाद मेरे बच्चों को रेंट आता रहेगा। सर ये जो पैसिव इनकम का है इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये तो जनरेशन टू जनरेशन आएगी। ये मेरे प्रेजेंस रहने की स्थिति में भी आएगी और मेरे प्रेजेंस नहीं रहने की स्थिति में आएगी। लेकिन जो आपकी एक्टिव इनकम है 2.5 लाख रुपये महीना, ये आपकी फैमिली को आपकी एब्सेंस में आना बंद हो जाएगी। यानी जो आपकी पैसिव इनकम है, घर चलेगा, घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना, घर तो चलेगा क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है पैसिव इनकम है उससे इनकम आ रही है। लेकिन आपकी जो एक्टिव इनकम है 2.5 लाख रुपये महीना, ये आपकी एब्सेंस में आना बंद हो जाएगी। सर आपकी एक्टिव इनकम आपके परिवार को आपकी एब्सेंस में जिंदगी भर मिलती रहे, ऐसी अगर कोई व्यवस्था मैं करवा के दूं तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करेंगे? कस्टमर का क्वेश्चन आता है कैसे करना है। देखिए सर, करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है, मैं इसका सिर्फ सुझाव देता हूँ, ठीक है ना। देखिए सर, आपकी एक्टिव इनकम को रिप्लेस करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये काम कर सकता है। ये काम करने का सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में ताकत है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है दैट इज़ योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये काम सिर्फ आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकती है। ये काम न तो आपके घर में रखा हुआ गोल्ड कर सकता है, न आपके खरीदे हुए म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, न आपके डिविडेंड्स कर सकते हैं, न आपकी कोई प्रॉपर्टी कर सकती है और ना ही आपकी कोई एसआईपी कर सकती है। ये काम करने का सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट में ताकत है, दैट इज़ योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कैसे सर? मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, अगर मान लेते हैं आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपये महीना है और अगर इस इनकम को कंटिन्यू करना है तो आपके पास 6 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। अगर 6 करोड़ रुपए कैपिटल है तो उसको आप बैंक में डाल दीजिए। 5% गारंटेड के हिसाब से आपकी फैमिली को 2.5 लाख रुपये महीना ज़िंदगी भर तक आता रहेगा विद द कैपिटल ऑफ 6 करोड़। दूसरा, आप 6 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए। भगवान ना करे कल सुबह आपकी आंख न खुले, आपकी वाइफ को 6 करोड़ रुपए मिल जाएगा। आपकी वाइफ इस 6 करोड़ रुपए को बैंक में या एलआईसी में डाल देगी। 5% गारंटेड के हिसाब से ज़िंदगी भर तक उनके पास 2.5 लाख रुपये महीना आता रहेगा। सर 6 करोड़ रुपए की पॉलिसी के लिए आपको 6 करोड़ रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 100 ग्राम सोना खरीदना है तो आपको 100 ग्राम सोने की कीमत पे करनी पड़ेगी। अगर आपको 2 करोड़ रुपए का घर खरीदना है तो 2 करोड़ रुपया हार्ड कैश पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 6 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस परचेज करना है
तो आपको 6 करोड़ रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू पे ओनली 4 to 5%, आपको 4 से 5% पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कस्टमर सोचता है कि यार 6 करोड़ रुपए के लिए मुझे 25 से 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। देखिए सर, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, डिसीजन आगे लेना, करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल सर, अभी आपका बेटा 5 साल का है, आज से 5 साल बाद भगवान ना करे कोई हादसा हो, आपको 100 साल की उम्र लगे और कोई हादसा हुआ और आप इस दुनिया में चले गए। अभी आपका बेटा 10 साल का है, आपकी वाइफ को क्या हुआ, 6 करोड़ रुपये अभी मिलेगा क्योंकि आपने 6 करोड़ रुपये प्लान फाइनल किया है। उसके 10 साल बाद अभी आपका बेटा 20 साल का हो गया और आपका बेटा अपनी मम्मी के पास आता है, मतलब आपकी वाइफ के पास आता है और बोलता है मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स लंदन MBA करने के लिए जा रहे हैं और मुझे भी वहाँ जाना है और वहाँ पे 2 करोड़ रुपये खर्चा आएगा। आपकी वाइफ आपके बेटे को लंदन MBA करने के लिए भेजेगी नहीं भेजेगी? आपको गुजरे हुए 10 साल हो गए, आपकी वाइफ आपके बेटे को लंदन MBA करने के लिए भेजेगी नहीं भेजेगी? आप जवाब दो, उससे पहले मैं जवाब देता हूँ सर, आपकी वाइफ भेजेगी। क्यों नहीं भेजेगी सर? आपने 6 करोड़ रुपये की पॉलिसी करवाई थी और उसमें से 2 करोड़ रुपया खर्च करके आराम से भेज देगी। 2.5 लाख रुपया जो महीने का आता था उसको भी बैलेंस करके रखा हुआ है और घर तो सर आपकी पैसिव इनकम जहाँ से 1.5 लाख रुपये महीने का रेंट आता है उसी से चल रहा था, आराम से भेज देगी। चलो बेटे का पढ़ाने का सवाल था, 2 करोड़ रुपया लगा दिया गया। उसके 3 साल बाद बिटिया की शादी है, अगेन 3 करोड़ रुपये खर्चा है। आपने पॉलिसी करवाई थी 6 करोड़ रुपये की, अभी आपकी वाइफ के पास 6 करोड़ में से 2 करोड़ रुपये आपका MBA के लिए चला गया, 4 करोड़ बचा और उधर से 2.5 लाख रुपया के हिसाब से आ रहा था, तो 10 साल में वो लगभग 2-2.5 करोड़ रुपये आपके पास आपकी वाइफ के पास बचा हुआ है। लगभग वापस 6 करोड़ रुपया, उसमें से 3 करोड़ रुपया बेटी की शादी में खर्चा आएगा। अब बेटी की शादी में जब 3 करोड़ रुपया खर्चा आएगा फिर भी आपकी वाइफ के हाथ में 3 करोड़ बच जाएगा। चलो अब केस नंबर 2 देखते हैं। आपने बोला यार रघुवीर, ये 25 से 30 लाख रुपया अगर मैं प्रॉपर्टी में डालूं, अगर मैं बिजनेस में डालूं या म्यूचुअल फंड में डालूं या कहीं और इन्वेस्ट करूं गोल्ड में, तो हो सकता है 10 या 12 साल में मेरा पैसा डबल हो जाए। ये सोच के आपने ये प्लान एक्सेप्ट नहीं किया, आपने ये प्लान एक्सेप्ट नहीं किया। सोचते हैं क्या हो सकता है। सेम किस्सा अगर मैं आपको सुनाऊं, अभी आपका बेटा 5 साल का है, 5 साल के बाद कोई हादसा हुआ और आप इस दुनिया से चले गए। आपकी वाइफ के हाथ में कुछ नहीं आया क्योंकि आपने कोई पॉलिसी करवाई नहीं। अब उसके 10 साल बाद आपके बेटे को लंदन MBA के लिए नहीं जाना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना होगा। अब आपकी वाइफ के हाथ में कुछ नहीं आया, आपकी वाइफ आपके बेटे को लंदन MBA करने के लिए भेजेगी नहीं भेजेगी? ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, नहीं भेजेगी। नहीं सर, आपकी वाइफ आपके बेटे को लंदन MBA करने के लिए भेजेगी, ज़रूर भेजेगी। कैसे भेजेगी मैं बताता हूँ आपको। आपने बोला था ना कि चांदनी चौक पे आपकी 3 प्रॉपर्टी है, उनमें से 1 प्रॉपर्टी आपकी वाइफ बेच डालेगी, आ जाएगा 2 करोड़ रुपया। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रॉपर्टी ली किसके लिए थी कि मुश्किल के समय में काम आए। लेकिन सर याद रहे, चांदनी चौक पे आपकी 3 प्रॉपर्टी थी, उनमें से 1 प्रॉपर्टी गई। दिखने में 1 प्रॉपर्टी गई, हकीकत में 2 गई। एक प्रॉपर्टी गई और दूसरा उस प्रॉपर्टी से आने वाली जो पैसिव इनकम है, ये आपकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन आने वाली थी, ये इनकम भी गई। एक प्रॉपर्टी गई, दूसरा उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम गई। और ये जो इनकम है सर, ऐसे देखने में जाओगे तो छोटी नज़र आएगी, लेकिन आपकी असल प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? ये जो पैसिव इनकम है। एक प्रॉपर्टी गई, दूसरा उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम गई। और सर एक तीसरी चीज़ भी जाती है। आप तो बड़े लोग हो, आपको तो पता है सर, ऐसे देखने में जाओ तो उस तीसरी चीज़ की कोई कीमत नहीं है, लेकिन कीमत बहुत है सर। उसको क्या बोलते हैं? इज्जत। इज्जत बहुत खतरनाक चीज़ है सर। गांव में लोग बातें क्या करेंगे, यार अच्छी खासी पार्टी थी, भाई साहब जिंदा थे तो भाई साहब ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई। भाई साहब के जाने के बाद एक एक करके प्रॉपर्टी बिकना शुरू होगी।
तो सर ये इज्जत बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना। चलो बेटे को पढ़ाने का सवाल था, एक प्रॉपर्टी फूंक मारी, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसके 3 साल बाद अब बिटिया की शादी है, अब आपकी चांदनी चौक पे 2 प्रॉपर्टी है, उसमें से एक प्रॉपर्टी वापस बेचनी पड़ेगी क्योंकि 3 करोड़ रुपये खर्चा है। अगेन आपकी 2 प्रॉपर्टी जाएगी, एक प्रॉपर्टी जाएगी, दूसरा उस प्रॉपर्टी से आने वाली जो पैसिव इनकम थी वो जाएगी। अगेन तीसरी चीज़ भी जाएगी, इज्जत। तो प्रॉपर्टी गई, उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम गई, और तीसरी इज्जत भी गई। इससे अच्छा है ना सर कि 25-30 लाख रुपए दे के अगर 6 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो सौदा करने में प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे पता है सर कि आप क्या बोलोगे कि रघुवीर तेरी बातों में दम लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दे। यही बोलोगे ना सर, यही बोलती है मुझे पार्टियाँ, ज़्यादातर पार्टियाँ मुझे यही बोलती हैं कि रघुवीर मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। यही आप सोच रहे हो सर कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। तो सर इस गेम को थोड़ा अल्टी पल्टी कर देते हैं। आप कुछ समय के लिए LIC बन जाओ, और मैं आपके पास ये प्रपोजल लेके आया। क्या प्रपोजल लेके आया कि 25 से 30 लाख रुपया आपको अगले 25 साल तक दूंगा, और आपने गारंटी लिख के देनी है कि आप मेरी फैमिली को 6 करोड़ रुपया दोगे अगर मुझे अगले 25 साल में कुछ हो गया तो। सर अगर ये गारंटी आपको लिख के देनी हो तो आप क्या बोलोगे कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। तो सर सोचना तो मेरी कंपनी को है कि आपको पॉलिसी देनी कि नहीं देनी है। आपने क्या सोचना है कि 25 लाख रुपया देके और 6 करोड़ रुपये का सौदा करना आपने। और मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि यही सेम प्रपोजल मैं आपके पास लेके आया। आप LIC बन जाओ और मैं आपके पास एज ए कस्टमर आता हूँ कि सर 25 से 30 लाख रुपया मैं आपको अगले 25 साल तक दूंगा, और अगले 25 साल में मुझे कुछ भी हो गया, अगर कल भी मुझे कुछ हो गया, तो आपने गारंटी क्या लिख के देनी है कि आप मेरे बीवी बच्चों को 6 करोड़ रुपया देंगे, ऊपर से भरा हुआ पैसा देंगे और इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। तो सर अगर ये गारंटी आपको लिख के देनी हो तो आप क्या बोलोगे कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। तो सर सोचना तो मेरी कंपनी को है कि आपको पॉलिसी देनी है नहीं देनी। क्यों सर पता है ऐसा? क्योंकि महंगा सौदा LIC कर रही है और सस्ता सौदा आप कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या लगता है सर, आज आपने बोला कल की कल पास हो जाएगा? खाने का खेल नहीं है सर, बहुत लेंदी प्रोसेस है। 3 साल के ITR लगते हैं, विद कंप्यूटेशन लगते हैं, फिर पूरी बॉडी का चेकअप लगेगा। उसके बाद मेरी कंपनी सोचेगी कि आपको पॉलिसी देनी है नहीं देनी है, क्योंकि 6 करोड़ के सामने 30 लाख रुपया लेना है आपसे, ठीक है ना। मतलब 30 लाख रुपये अगर आप देंगे तो 6 करोड़ रुपये का सौदा करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि महंगा सौदा LIC कर रही है और सस्ता सौदा आप कर रहे हो, ठीक है ना। और उसके बाद मेरी कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी और वो पूरी करनी पड़ेगी, तब जा कर के कंपनी इस डील को फाइनल करेगी, इस सौदे को फाइनल करेगी, ठीक है ना। पता है ऐसा सर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने के लिए आपको 3 पैरामीटर से पास होना पड़ता है। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर परचेज करनी है ना सर, सिर्फ एक पैरामीटर की वेल्थ होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई गोल्ड परचेज करना है, एक ही पैरामीटर पैसा होना चाहिए आपके पास। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, एक ही पैरामीटर पैसा होना चाहिए। अगर SIP परचेज करनी है, पैसा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड परचेज करना है, पैसा चाहिए। कुछ भी अगर दुनिया में परचेज करना है, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने के लिए आपको 3 पैरामीटर से पास होना पड़ता है। अगर दुनिया की कोई भी चीज़ आप परचेज करते हो, आपसे कोई नहीं पूछने आएगा कि आपकी एज क्या है, आप क्या हैं, आप कैसे हैं, कोई नहीं पूछने आएगा सर। सर आप 80 साल के हो जाओगे और आपकी वाइफ को एक गोल्ड नेकलेस गिफ्ट करना है, आपकी शादी की सालगिरह है और उस पर आपने गोल्ड नेकलेस गिफ्ट करना है, ठीक है ना। आप किसी ज्वेलर्स के पास जाओगे, बोलोगे कि मेरी शादी की सालगिरह है और मुझे मेरी वाइफ को एक गोल्ड नेकलेस गिफ्ट करना है। किसमें ऐसी हिम्मत है जो ये बोलेगी सर इस एज में भी कोई गिफ्ट देता है क्या? 80 साल के हो गए हो, बुढ़े है अकल तेरे को, एक पैर इधर एक पैर उधर, कोई नहीं बोलेगा, पैसा दो और हार लो, ठीक है। आप सर 80 साल के हो गए हो और आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है और किसी बिल्डर के पास जाओगे, बोलोगे मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, कोई नहीं बोलेगा कि इस एज में भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है क्या। तो सर
अगर आपको गोल्ड परचेज करना है, म्यूचुअल फंड लेना है, या आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, SIP लेनी है, डिविडेंड लेने हैं, जब चाहो तब ले सकते हो। सिर्फ एक ही पैरामीटर आपके पास होना चाहिए कि पैसा होना चाहिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने के लिए सर आपके पास 3 पैरामीटर होना चाहिए। सबसे पहली मैटर करती है आपकी एज। सर आज आपकी एज परमिट कर रही है, इसीलिए तो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। आप ही की इंडस्ट्री के जो आपके गुरु हैं, जिनको आप रोल मॉडल करके मानते हो, किंग है आपकी इंडस्ट्री के, आपसे 10 क्या 1000 गुना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है ना। अगर वो ये सब बोले कि ये रघुवीर सारी व्यवस्था मुझे करके दे, तो मुझे हाथ जोड़ कर बोलना पड़ेगा सॉरी सर, आपका टाइम ओवर हो गया है, क्योंकि उनकी एज क्या है 75 है। अगर वो ये सब बोलेंगे व्यवस्था मुझे करके दे, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उनका टाइम ओवर हो गया है। सर आज आपकी एज परमिट कर रही है। दूसरी मैटर करती है सर आपकी हेल्थ। आज आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है, बाहर से तो अच्छी दिख रही है, अंदर से कुछ गड़बड़ हुई तो LIC रिजेक्ट भी कर सकती है। अभी तो आप हेल्दी दिख रहे हो साहब, अभी तो आप अच्छे लग रहे हो, ठीक है ना। आज परफेक्ट टाइम है आपके पास, ठीक है ना। सर मैं पिछले लगभग 20-25 मिनट से आपको समझा रहा हूँ, ये सब बातें मुझे कुछ भी नहीं करनी। अब जा करके मेरे को कैंसर हॉस्पिटल में जाना है और बोलना है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आया हूँ और आपका इंश्योरेंस मैं पास करवा के दूंगा। आपको क्या लगता है सर, सारे लोग अपनी खटिया छोड़ करके ना लाइन में खड़े हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन मुझे हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा सॉरी सर, हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते, कारण कि कैंसर डिटेक्ट हो गया है। इसलिए सर आज आपके पास परफेक्ट टाइम है, आज आपकी एज परमिट कर रही है, आज आपकी हेल्थ परमिट कर रही है, और तीसरी चीज़ पैसा तो परमिट कर ही रहा है सर। इसीलिए तो मैं आज आपके सामने आके बैठा हूँ सर, क्यों किसी लुखे कटके के पास जाके नहीं बैठा। आपके सामने क्यों बैठा हूँ सर, पैसा परमिट कर रहा है तो सर पूरी ज़िंदगी पड़ी है गोल्ड परचेज करने के लिए, पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, पूरी ज़िंदगी पड़ी है म्यूचुअल फंड परचेज करने के लिए, पूरी ज़िंदगी पड़ी है SIP परचेज करने के लिए। लेकिन शायद लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने के लिए अगला क्षण आपके हाथ से निकल जाए। आप बोल रहे हो सर कि मैं सोच के बताऊंगा, शायद 4 दिन के बाद कोई हार्ट अटैक का दौरा पड़ेगा और मुझे आके बोलना पड़ेगा सॉरी सर, अब आप सोचना ही मत। तो आज मौका है सर, परफेक्ट समय है, आज फाइनल कर लेते हैं। आपके अकाउंट डिपार्टमेंट को बोल दो 3 साल की ITR मुझे दे दे और 30 लाख रुपए का चेक मुझे चुपचाप दे दे 6 करोड़ रुपये की पॉलिसी के लिए।